हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस मार्केट राउंड अप की वीडियो में हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आई है, उससे आपने क्या सीखा। और अभी का जो ये वीक खत्म हुआ ना, इस वीक में बुल्स और बियर्स के बीच में ये 24,000 का लेवल एक अहम लेवल का काम कर रहा था, जहां पर मार्केट बार बार अटेम्प्ट होता, ऊपर के लेवल पे स्पाइक आता। कहते हैं ना कि इस गेम में बुल्स जीतेगा या बियर्स जीतेगा, ये कैसे पता चलता है? पता तब चलता है जब मार्केट एक लेवल को सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट में प्रिडिक्शन से ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, लेकिन हाँ, उस प्रिडिक्शन के बेसिस पे आपके पास कोई फॉर्मूला, कोई सेटअप, कोई डेटा रीडिंग, कोई चार्ट रीडिंग, कोई प्राइस एक्शन होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करते हो मार्केट को। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे वो सीक्रेट जिसके बेसिस पे मैं आपको बता रही थी कि इस वीक आप बार बार 24,000 के लेवल पे मार्केट को जाता हुआ तो देख रहे होंगे। और बहुत सारे लोग होंगे कि जो 24,000 से टूटेगा, 900, 800, कहाँ कहाँ का लेवल निकलता था। लेकिन क्या पता आपको कि ये मार्केट को तोड़ने में कौन से स्टॉक का हाथ है? बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो को देखिए, समझिए। और रिलायंस का रिजल्ट जिस तरीके से आज आउट परफॉर्म किया, और कहते हैं ना कि रिलायंस के रिजल्ट से पहले आपने जियो फाइनेंस का रिजल्ट देखा होगा, उससे आइडिया तो लग ही गया होगा कि एग्जैक्टली मार्केट में जो एक मूवमेंट आ रही है, मार्केट को जो ड्राइव कर रहा है, वो कहां से ड्राइवर मिल रहा है। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिए, एक एक स्टेटमेंट में एक एक बातें छिपी रहती है जिसके बेसिस पे आप अपने मार्केट को एनालाइज करोगे, मार्केट को देखोगे, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से सोचोगे कि भाई हमारा मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है। बहुत कुछ है समझने के लिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नो डाउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को पहले से लाइक कर लो। सबसे पहले क्या होता है, देखो, स्क्रीन पे ले जाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बात बताती हूँ। आपको भी पता था कि अभी सारे बैंक्स के रिजल्ट आने वाले हैं, रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हैं, आईटी सेक्टर के रिजल्ट एक दो कंपनी के आए। मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल 24,000 का लेवल, उस लेवल से बार बार बाउंस कर रहा है, ये सबको पता है। और दूसरी बात, अगर आप ग्लोबल मार्केट के थीम को अपने मार्केट से जोड़ोगे तो कोई लेना देना ही नहीं बनता है। हमारे मार्केट का ना सेमीकंडक्टर से लेना देना है, ना हमारे मार्केट का चैट जीपीटी टूल्स वगैरह, या जो बैंक, जापानीज बैंक में इशू चल रहे हैं, वहां का जो बॉन्ड यील्ड है उससे लेना देना है। तो घुमा फिरा करके आपके पास जो भी एक ग्लोबल मार्केट में इशू है ना, उस इशू को आप अपने मार्केट से कोरिलेट करके देखोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। क्योंकि मार्केट में जब आप सेंटीमेंट को, व्यू को अपने डेटा से कोरिलेट करोगे तो मैच ही नहीं करता है। और जो लोग इस थ्योरी को समझ गया कि भाई मार्केट को ड्राइव करने के लिए सेंटीमेंट तो ओके है, बट सेंटीमेंट के हिसाब से डेटा भी आपका वैसा बनना चाहिए। अगर सेंटीमेंट निगेटिव है, डेटा पॉजिटिव है, तो हाईली चांसेस है कि डेटा मार्केट को चलाएगा, सेंटीमेंट नहीं चलाएगा। अगर जो लोग भी मार्केट में सरवाइव करते हैं ना, उसने एक चीज सीख लिया है कि मार्केट में डेटा एक ऐसा काम करता है जो मार्केट को ड्राइव करता है। और सेंटीमेंट के हिसाब से आपका व्यू बन सकता है, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो। ऐसा नहीं कि आपने व्यू बनाया, ट्रेड से क्या लेना मतलब है, क्योंकि आप इंट्राडे में ट्रेड करने बैठे हो, किसी भी स्टॉक्स को ट्रेड करने बैठे हो, तो जरूरी है कि आपका व्यू आपके ट्रेडिंग सेटअप से मैच होना चाहिए। चलिए डिटेल में समझते हैं, एक एक चीज स्क्रीन पर लेकर के आती हूँ। स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा होगा। इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं मॉर्निंग से लेकर के मार्केट के क्लोज होने तक हर टाइम टू टाइम जो भी डेटा रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है, मार्केट में ट्रेड्स कहाँ पे बनेंगे, किस डायरेक्शन में आपका चलेगा मार्केट में, सब कुछ अपडेट करती हूँ। और अपडेट होने के साथ साथ मैं आपको फैक्ट भी रखती हूँ कि इस लेवल पे अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर इस लेवल पे रिजेक्शन आएगा तो क्यों रिजेक्शन आएगा। क्योंकि फैक्ट के बिना आपकी थ्योरी अधूरी है। अगर आप किसी भी चीज को सोचते हो तो सोचने का रीजन होना चाहिए, और वो रीजन मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे मैसेज को समझते हैं, जो नहीं समझते वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन ओके। अब देखो, जो लोग भी इस वीक पे काफी टाइम से फॉलो किए होंगे उनको एक ही चीज पता होगा। देखो, अगर मैं आपको पीछे के टाइम पे ले जाऊं, जितना भी थोड़ा सा थर्सडे के दिन मार्केट को देखते हैं, देखिए थर्सडे के दिन क्या था कि निफ्टी सेम वही लेवल पे है। कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट को मत देखो जब तक से
24,980 को ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है। इस लेवल पे बुल्स एक्टिव है। मैंने थर्सडे को भी सुबह बोला, सारा कुछ हमने डिस्कस किया, मैंने आपको फैक्ट भी रखा कि देखिए यहाँ पर जब तक से मार्केट, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो यहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है। और इस वीडियो में हम सब कुछ समझते हैं कि मार्केट में इस वीक पे हुआ क्या, और अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से मार्केट का व्यू क्या होगा, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। मंडे का व्यू अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं मैं कवर कर रही, क्योंकि मंडे के व्यू से पहले अभी आपके पास बैंकिंग सेक्टर के 5 बड़े सेक्टर है, स्टॉक है, जिसके रिजल्ट आएंगे आज 18 को। तो हाईली चांसेस है कि मार्केट उसके हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए मैं संडे को पब्लिश करूंगी वो वीडियो, सारे कुछ कवर करते हुए। तब तक से वेट करते हैं, और इस वीडियो में हम सब कुछ वो समझेंगे जो अभी तक मार्केट में हो रहा है, और सब कुछ प्राइस एक्शन के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस की थी। अब देखिए, मैंने एक ही चीज बताई थी आपको फ्राइडे के दिन। ठीक है, फ्राइडे को मैंने क्या बोला था, फ्राइडे है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में सेलिंग आएगी, क्योंकि मार्केट, और ऐसा नहीं है कि मैंने बाद में बताया, देखिए अगेन सपोर्ट से बाउंस 24,200 के पास आया, बट अभी कोई स्टॉक निगेटिव नहीं है, तो यहां शॉर्ट मत करिए अभी। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट मैं आप लोग को बताती हूँ ना, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो सिंपल सा सोचो, आपके पास एक निफ्टी है, निफ्टी को चलाने के लिए बहुत सारे स्टॉक होते हैं, सेक्टर होते हैं ना, इसके बेसिस पे कंट्रीब्यूशन होता है, कोई भी इंडेक्स चलता है। आपको इतना सिंपल सा तो पता होगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अब आप सोचो कि मैं स्टॉक्स के हिसाब से आईटी दिखा रही हूँ, 3%, 2%, 1.5% ऊपर है, सारे के सारे बैंकिंग 1-1.5% ऊपर है। इवन कि आपका जो कहते हैं ना मार्केट का ये चलाने का ड्राइवर, आपका रिलायंस। अब आप देखो, और ऐसा नहीं है कि अचानक से, आप सबको पता है कि रिलायंस के रिजल्ट आने वाले, जियो फाइनेंस के रिजल्ट आए हैं। अब देखो कि एक दिन 14 जुलाई, यहाँ पे 15 जुलाई, यहाँ पे 16 जुलाई, रोज मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता रिलायंस का स्टॉक, और वहां से बाउंस करने की कोशिश करता। और यहां से जो मार्केट ने 1310 के ऊपर सस्टेन किया, अब वहां से आप समझो कि जब रिलायंस पॉजिटिव है, आईटी सेक्टर पॉजिटिव है, बैंकिंग पॉजिटिव है, तो भैया आपको कौन सा ऐसा चुल मचा है जिसके बेसिस पे कह रहे हो कि मार्केट अब गिरेगा क्योंकि फ्राइडे है, अब गिरेगा क्योंकि फ्राइडे है। और बार बार ग्लोबल मार्केट को मत सोचिए। प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी प्राइस को मूव कराने के लिए अगर वो प्राइस पूरी तरीके से बायर्स के कंट्रोल में, तो हाईली चांसेस है कि बायर्स इसको ड्राइव करके ऊपर लेके जाएंगे ना, जब तक से वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें आप कब समझते हो, जब मार्केट में आप एक सेटअप पे वर्क करते हो। यही चीज मैंने आपको बोला था। और देखिए, ये है मेरा स्क्रीनशॉट कितने बजे का, 10:49, मतलब 11:15 के आसपास का है। अब इस स्क्रीनशॉट में सिंपल सा मैंने यहाँ पे मार्क किया, आपको बताया, ये जो 200 का लेवल देख रहे हो ना, 200 का लेवल, अब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। देखिए, जब तक ये लेवल होल्ड है 24,200 और 180 बुल्स कंट्रोल में है, इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग तो होगी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होगी। क्यों? 17-18 रिजल्ट है हैवी वेटेज स्टॉक के। अब ये सारी चीजें आपके पास क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है, एक आपके पास थीम रहता है कि भाई मेरे पास ये फैक्ट है, मेरे पास ये रीजन है। बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स देखती थी, अगर मैं एक एक कमेंट्स को रीड करके एक्सप्लेन करूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि मैम ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, सारे स्टॉक मार्केट, एशियन मार्केट सारे 4%, 5% गिर रहे हैं। भाई मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, ग्लोबल मार्केट हो या कोई भी इंडिविजुअल कंट्री हो, उसके खुद के इंटरनल मैटर होते हैं। जैसे हमारे इंटरनल मैटर है रिजल्ट सीजन, तो जब हमारे यहाँ के रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, मार्केट उसको पॉजिटिव ले रहा है, तो आप भी कोशिश करिए पॉजिटिव लेने का। और यही चीजें मैं आप लोग को इंट्राडे में भी बताती हूँ। ये सारी चीजें देखिए, मैंने यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट भेजा, ये 12 बजे का है कि निक्केई 4% है, आपका हैंसेन ये 2% है, संघाई ये 2% है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको देख करके अपने अपने मार्केट को कॉपी करोगे। प्राइस एक्शन ऐसे नहीं बनता है, ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी मार्केट में अगर ट्रेड करना है, विद इन 9:15 to 3 PM आपको अपने मार्केट को देखना है।
हाँ, 3 बजे के बाद ग्लोबल मार्केट को देखो, उससे आप अंडरस्टैंडिंग करो, समझो, यहाँ तक ठीक है। ठीक है? ये सारी बातें देखिए, मैंने ये सब चीज़ बताई कि शॉर्ट करने का अभी कोई डेटा नहीं बन रहा, मॉर्निंग से ही बताया था। जबकि ये सारी चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो ये भी है 2 बजे का कि एग्ज़ैक्टली मार्केट वहीं से सपोर्ट लिया। बहुत कुछ होता है समझने के लिए। ये सारी बातें क्या है? जो मार्केट में टिल फ्राइडे तक हुई है। लेकिन आज रिलायंस का रिजल्ट आया है। अब देखो, जब जियो फाइनेंस का रिजल्ट आया था ना, उस दिन मार्केट ने 5% का गैप अप ओपनिंग किया था, सर्किट किया था देखिए। क्योंकि उस टाइम पे भी मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पे था और अच्छा खासा जियो फाइनेंस चला था, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर के ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर खुलने के साथ ही यहाँ पर कोई फ्रेश मोमेंटम नहीं आया, फ्रेश बाइंग नहीं आया, बट गैप अप ओपनिंग हुई थी। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है जियो फाइनेंस से। जब मैंने जियो फाइनेंस का रिजल्ट देखा तो मुझे लगा कि जो फाइनेंस है आपके नॉर्मली, ये सारे के सारे एक तरीके से ये दिखता है कि भाई आखिर जो रिलायंस डिजिटल हो गया, रिलायंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, रिलायंस के तरीके से जो आप क्रेडिट लेते हो, सब कुछ घुमा फिरा कर रिलायंस जो एक कंपनी है, सबके उसके ऑर्गेनाइजेशन सब उसी कंपनी के आसपास घूम रही है। तो नो डाउट कि हाईली चांसेस है कि रिलायंस का भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो थोड़ा सा हम एक बार रिलायंस के रिजल्ट को देखते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। देखिए, ये रिलायंस का रिजल्ट है। ओके, रिलायंस के रिजल्ट को पढ़ने से ज्यादा जरूरी रहता है उसके जो डिपार्टमेंटल वाइज रहते हैं, या जो उसके जैसे ऑयल टू कंपनी हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, उसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। आप एक एक सेगमेंट के हिसाब से समझिए। ठीक है, मोटा मोटी आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखो, ये जून क्वार्टर है, अभी अभी जो रिसेंटली खत्म हुआ, इसमें 340 का रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू है। अब यहाँ से अगर प्रीवियस मतलब जो ईयर खत्म हुआ वहां पे करोगे तो 325 और 373, मतलब कि जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट ईयर का जो 30 जून 2025 का क्वार्टर था, उससे भी ज्यादा है अभी 340। और जो रिसेंटली आपको खत्म हुआ ये जो क्वार्टर 25 टू 26 का फाइनेंशियल ईयर, उससे भी अच्छा इसका रेवेन्यू इस बार आया है। तो घुमा फिरा करके ये है कि पिछले साल और इस साल दोनों के कंपैरिजन में इस बार इसकी रेवेन्यू ज्यादा आई है। सिंपल सा समझिए, अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो मार्केट रेवेन्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। ओके, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, थोड़ा सा और इस चीज में देखिए हाईलाइट करती हूं मैं कि अगर आप एक्सपेंसेस को देखोगे तो नो डाउट इसके एक्सपेंसेस 287 इतना कुछ है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको जरूरी है क्या समझना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। यहां पर आपके सबसे ज्यादा हो रहे हैं कि जो पिछले साल था 99 और यहाँ पे 128 और यहाँ पे 129। तो थोड़ा सा ना मार्केट इस चीज से देख रहा है कि अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो भी ज्यादा है। तो इन टोटली कहा जाए तो आपके एक्सपेंसेस हटा करके नेट नेट प्रॉफिट कितना बनता है। देखो, नेट नेट प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनता है यहाँ पर, यहां से आप मार्क करिए 23 यहाँ पर, 20 यहाँ पर और 30 यहाँ पर। देखो, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, थोड़ा सा ये 30,000 प्रीवियस जो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर था वहां पे ज्यादा था, लेकिन जो अभी करंटली खत्म हुआ मार्च वाला, उसमें से कंपेयर करोगे तो 23 इस बार का ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हुए हैं, थोड़ा सा आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी का मुझे तो कोई और इसमें फॉल्ट नहीं दिखता है, मतलब मुझे कोई और इसकी एक्सपेंसेस जो है वो कुछ ज्यादा नहीं दिख रही है। बाकी का ओवरऑल यहाँ पर मुझे सब कुछ, कहते हैं ना रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट, अभी तक का ओके ओके है। अब यहाँ पर आप देखो कि शेयर प्रॉफिट, ओके, ज्वाइंट वेंचर वगैरह 195, 27, 102 अभी भी ठीक है। अभी भी आपका प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वार्टर सबसे अभी 195 बहुत बढ़िया है। अगर आप और डीप में जाकर के समझते हैं, यहां तक तो मुझे ठीक है। ईपीएस कहां गया, देखिए ईपीएस है ये आपका अर्निंग पर इक्विटी शेयर। जो इक्विटी होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनको क्या चाहिए कि भैया उसकी इक्विटी पर शेयर कितनी रेवेन्यू आई है। तो देखो, पहले जो 30 जून पिछले साल का क्वार्टर था उस टाइम पे 19.95 आया था। जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, उसमें 12.52 आया, ये कलर नहीं हो रहा, और यहां पर इस बार आया 15.48। तो अभी भी देखोगे कंपेयर करके तो ठीक है, अभी तक से इसका रेवेन्यू भी ठीक है। ठीक है, यहां तक भी सब कुछ ठीक है, नेटवर्थ इतना है और ये सारी चीजें ओके है।
ओके, यहाँ तक ओके है। अब देखिए थोड़ा-सा ना सेगमेंट टू सेगमेंट हम चल करके देखते हैं। देखिए, ये है आपका सेगमेंट। आपको भी पता है कि रिलायंस कंपनी है, इसका कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड नहीं है। जैसे टीसीएस का होता है ना कि टाटा मोटर्स अलग है, टाटा एल्क्सी अलग है, सारे सेगमेंट को अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। लेकिन रिलायंस अभी भी एक ही इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, सबके सेगमेंट इसी इसके पीएनएल में शो करते हैं, ठीक है? तो अब आप सोचो कि ऑयल टू केमिकल्स इसका बिज़नेस है, यहाँ पे हाई रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर अभी भी 201, 184 मतलब कि लास्ट क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर सबसे बढ़िया है इसका अभी तक। ओके, ऑयल एंड गैस रिटेल बिजनेस 90, 98 और यहाँ पर 84 ये भी ठीक है। डिजिटल सर्विस जो है 41 यहाँ पे देखो। अब डिजिटल सर्विस आपको पता है कि क्या होता है कि रिलायंस डिजिटल का एक अलग ही शोरूम होता है। तो उसमें आपका जो जियो फाइनेंस के जितने भी क्रेडिट जाते हैं सारे रिलायंस डिजिटल को जाते हैं। तो हाईली चांसेस है कि उसका जो बिजनेस है जियो फाइनेंस का बिजनेस वो किसको फायदा मिल रहा है? रिलायंस डिजिटल को मिल रहा है ना। तो घुमा फिरा के मैंने क्या बोला कि भले आपको वो कंपनी अलग दिख रही होगी जियो फाइनेंस, लेकिन उसका जो भी क्रेडिबल जो बोलते हैं वो होता है, वो सारे घुमा फिरा कर रिलायंस को ही मिल रहा है। तो इससे आपको सोचना है कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 248, 298, 311 अभी भी यहाँ पर हाई है। सेगमेंट रिजल्ट अगर इबिट्टा वगैरह सब मिला जुला करके देखोगे तो सेगमेंट ऑयल टू केमिकल 17, 14 देखो। अगर आप कॉस्टिंग को लेकर के ऑयल और केमिकल का देखोगे ना तो आपको भी पता है कि क्रूड ऑयल जो अभी 80, 85 चल रहा है, एक टाइम था कि जब क्रूड ऑयल 120, 125 चलते थे। तो वो टाइम की कॉस्टिंग और अभी का कॉस्टिंग फिर भी इनके पास रिजर्व रहता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात तो मुझे नहीं लग रही है क्योंकि अभी भी इसका जो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है अभी भी मुझे सही लग रहा है। अब यहां से देखिए ऑयल टू केमिकल सेगमेंट और ये हो गया ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, ठीक है? यहां से आप इसको निकाल सकते हो। और फिर इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर आफ्टर, ये आफ्टर टैक्स, ठीक है? देखिए ये जो है ना देख रहे हो ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे देखो 23,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 30,000। थोड़ा सा इसको है लेकिन फिर भी ठीक है, इतना मतलब नहीं मान सकता क्योंकि यहाँ पे जो 23 और यहाँ पे इसकी नेट प्रॉफिट जो दिख रही है ना, हो सकता है कि इसके कॉस्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे सारे कॉस्ट के रेशियो जो देखोगे तो एज इट इज मुझे दिख रहे हैं। तो थोड़ा-सा मार्केट इस चीज़ को ले सकता है क्योंकि अभी भी टैक्सेस वगैरह देख करके लगे, एक्सपेंडिचर वगैरह मुझे देख करके लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना ये जो अनएलोकेटेड इनकम था, ये इसकी वजह से इसका इनकम बढ़ा हुआ था। यहाँ पर 8,600 और यहाँ पे इसका 37,000 आया। तो जाकर के इसका 8,000 प्लस में है। 8,000 ये वाला जो देख रहे हो ना 8,600 अ, ये वाला जो है इसको हाइलाइट कर दीजिए। ये जो दिख रहा है ना, इसकी वजह से इसका 37,000 जाता है। मैंने पिछले क्वार्टर का जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें भी ये मुझे याद आया कि ये चीज़ था, इसी की वजह से, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। बट अब मार्केट का क्या है, मार्केट के पास जियो फाइनेंस का रिजल्ट आ गया, रिलायंस का रिजल्ट आ गया और रिलायंस ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा मार्केट कहाँ गया रिलायंस? यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा खासा जा करके बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, मतलब कि सपोर्ट से लेकर के ये रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है। अब आप देख रहे हो ये सपोर्ट से लेकर के ये सपोर्ट से लेकर के रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है। अगर मार्केट इस रिजल्ट को, पॉजिटिव तो है, ओके ओके बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट इस रिजल्ट को पॉजिटिव लेकर के गैप अप ओपनिंग करता है 1350 1355 के रेंज में, हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग के बाद आपको मूवमेंट ना मिले और वहां से स्लोली स्लोली प्रॉफिट बुकिंग आए। देखिए बात को समझिए, एक होता है कि खुलते के साथ मोमेंटम होना जो स्लोली स्लोली अप ट्रेंड में जाता है और एक होता है कि खुला ही है ये गैप अप और वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो इंट्राडे में इंट्राडे प्लेयर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी। जिसने कैरी फॉरवर्ड किया होगा उसको हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ फायदा हो, बट इंट्राडे में कल अगर किसी लेवल पे ओपनिंग होती है तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। तो मार्केट का जो ट्रिगर है, जो चीजें थी मार्केट ने उस चीज को हजम लिया। देखिए बहुत सारे लोग ना मेरे लर्निंग क्लास को लेकर के पूछते हैं। देखिए ये मेरी लर्निंग क्लास है, शाम को 8 बजे मैं करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे। इस लर्निंग क्लास में बहुत कुछ हम सीखते हैं और उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, ये जैसे कि आपको दिखा होगा 24,250 का पुट 11:30 बजे। बात को समझिए कि हम लोग इंट्राडे में कैसे काम करते हैं।
अभी तक ये प्राइस 160 पर ही गई है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये चलेगा, लेकिन ये कहाँ तक? मार्केट अभी पॉजिटिव है, बात समझ रहे हो? बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि जैसे ही फ्राइडे है, सेकेंड हाफ में क्या करेंगे कि वो पुट साइड के प्रीमियम लेकर के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर उनका मिस्टेक बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आता कि वो मिस्टेक है या ब्लंडर क्राइम है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट के जितने भी सपोर्टिव स्टॉक है सब पॉजिटिव है। तो ये जो थीम होता है ना कि फ्राइडे है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह, ये सब जो सोचने लगते हैं ना, वहां से आप एक होप में बैठ जाते हो। जब होप में बैठते हो तो मार्केट होप के हिसाब से नहीं चलता है, आपके होप लगाने से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट जैसा चल रहा है आपको उसको फॉलो करने रहते हैं। तो यही सब चीज हम लोग स्लोली स्लोली मार्केट में सीखते हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हैं, विथ डिसिप्लिन लेते हैं, और उसके हिसाब से ही हम एक एक चीज को कहते हैं ना कि मार्केट में सरवाइव करना है तो प्रॉफिट नहीं, अपने रिस्क को देखो, और वो रिस्क को जो मैनेज कर लेता है मार्केट में वही सरवाइव करता है। तो ये सारी चीजें हम लर्निंग क्लास में सीखते हैं, और विथ प्रॉपर देखिए ये निफ्टी का चार्ट है जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब ये देखिए, आप खुद देखो, ये रिलायंस फ्यूचर चार्ट है, ये रिलायंस का फ्यूचर चार्ट है। अब रिलायंस जिस तरीके से एक एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है और ये जिस रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे ये दिखता है कि रिलायंस इस लेवल पे बायर के कंट्रोल में, बस मूवमेंट आनी बाकी है। तो बहुत कुछ होता है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। ये सारे कुछ हम लोग लाइव मार्केट में डिसीजन लेते हैं, समझते हैं, और लर्निंग और प्लस अर्निंग दोनों करते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो बिल्कुल फ्री है, आप जाइए ज्वाइन करिए। और ये जो मेरा लर्निंग क्लास है इसका भी कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप क्वेरी करोगे सारे डिटेल्स मिलेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही कवर अप करती हूँ, क्योंकि मार्केट राउंड अप में आपको हर एक छोटी छोटी बात, मार्केट क्यों पॉजिटिव है, मार्केट ग्लोबल मार्केट को क्यों नहीं मीट कर पा रहा है, आखिर हमारे मार्केट में पॉजिटिव जो हो रहा है क्या रिजल्ट बेसिस पे है या यहाँ पर ऑपरेटर गेम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ हम समझते हैं। तो डेली अगर आपको समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, समझिए, और एक 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 चीज का व्यू बनाइए। और मंडे का व्यू मैं कल संडे सारे एनालिसिस करने के बाद मार्केट में जितने भी रिजल्ट्स आएंगे ग्लोबल मार्केट में होंगे। अब देखो, ग्लोबल मार्केट का भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, सबको पता है कि जो यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब आप देखो, ये है आपका डाउ फ्यूचर्स, ठीक है। अब डाउ फ्यूचर्स मैंने काफी टाइम से पहले एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। अब ये रेजिस्टेंस जब भी हिट करता है, देखिए जब भी हिट करता है वापस आता है। अगेन कल इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट आई मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव था, क्रूड के लिए निगेटिव था, अगेन वापस तो गया, लेकिन वहां से स्लोली स्लोली बुकिंग आकर के इसकी क्लोजिंग हुई है। तो आप अगर इस चीज को समझते हो ना कि यहाँ पर कि फ्यूचर गिर रहा है, क्रूड ऑयल 85 के ऊपर गया है, तो मार्केट कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? देखिए, मार्केट सेलिब्रेट करे या इसको निगेटिव ले, यू मार्केट पे छोड़ दीजिए। जैसा मार्केट लेगा आप उसको फॉलो करो। अगर ये 85 के ऊपर जाकर के सस्टेन कर रहा है, नो डाउट क्रूड ऑयल के हिसाब से हमारे लिए ये निगेटिव है, लेकिन ये निगेटिव होना इसका मतलब नहीं है कि हम मार्केट में शॉर्ट करके बैठ जाए, क्योंकि मार्केट इस चीज को निगेटिव नहीं ले रहा है। मैंने क्या बोला, हम एक इंडिविजुअल नहीं है कि हम मार्केट को डिसाइड करें। मार्केट को डिसाइड करने दो, जो डायरेक्शन में चलना है चलने दो, आप उसके फुटप्रिंट को फॉलो करो। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।